नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज अपन अध्ययन करेंगे आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं। पिछले अध्याय में अपन ने आदिकाल की कुछ प्रवृत्ति यानी कुछ विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन किया था। आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। इनमें कुछ का अध्ययन अपन जैसे ऐतिहासिकता का अभाव, वीर एवं श्रृंगार से प्रधानता, प्रामाणिकता, युद्ध वर्णन में सजीवता। इन चार प्रवृत्तियों का अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज जो अगली प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करेंगे। इन ऐतिहासिकता का अभाव, प्रामाणिकता, संदेह, वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता, युद्ध वर्णन में सजीवता, ये जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, तत्कालीन परिस्थितियों की देन मानी जा सकती है। और ये अपन अध्ययन भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी जिस प्रकार का साहित्य होगा वैसा समाज होगा, और जैसा समाज होगा समाज की जो प्रवृत्तियां होंगी, जो विशेषताएं होगी, वो उस तत्कालीन साहित्य की भी प्रवृत्तियां होगी। तो अगली इसकी जो प्रवृत्ति है आज अपन अध्ययन करेंगे आश्रयदाता। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी आदिकाल में कौन से ग्रंथ लिखे गए? रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथों की रचना किसने की थी? यानी चाणक्य ने की। ये दरबारी कवि हुआ करते थे। अब जो अपने एक प्रवृत्ति लिखी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये इनकी अनचाही व्यवस्था थी। चाहे कोई सा भी दरबारी कवि हो, उसको जो अपना आश्रयदाता है उसकी प्रशंसा करना, उसकी कई जगह अपनी ये सत्य अनचाही व्यवस्था होती है। क्योंकि यदि वो इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार के यानी उसका जो वैभव है उसका वर्णन यदि नहीं करे तो उसको उस दरबार से बाहर निकालने के भी षड्यंत्र चला करते थे। यानी कुछ लोग उसके अपोजिशन भी होते थे। तो इस हिसाब से ये अपने आश्रयदाता था उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इनकी व्यवस्था हुआ करती थी। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब ये होता है कि मतलब उसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन, यानी उसका जो भी है उसके बारे में अमली जामा पहनाने का, यानी उसको बड़ा चढ़ा करके पेश करने का इनका प्रयास रहता था। तो अपने आश्रयदाता ये जो रासो ग्रंथों की रचना करने वाले चाणक्य थे और दरबारों में रहते थे, और अपने आश्रयदाता जो राजा थे उनकी प्रशंसा इनको करनी पड़ती थी। अब देखिए इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का जो वैभव है, यश है, एवं इनकी जो वीरता थी इसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन। अब इस वर्णन में ये क्या करते थे? कल्पना का अधिक सहारा लेते थे। इनका जो भी वर्णन है काल्पनिक, इन कल्पना का सहारा लेकर के वर्णन इन्होंने पेश किया। हालांकि इनके चरित्र नायक थे, वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन ऐतिहासिकता की रक्षा इन्होंने कहीं पर भी नहीं की थी। इन्होंने कई दफे जो घटनाएं थी, जो नामावली थी, जो तिथियां थी, उसमें भी इन्होंने कल्पना का सहारा ले लिया। और इस चीज़ का अपन को पता तब लगता है जब तत्कालीन इतिहास जो ग्रंथ है उनसे अपन इनका मिलान करते हैं। तो इन्होंने अपने जो राजा थे, जो ऐतिहासिक चरित्र, जो नायक यानी इनके, या उनको आधार बना के इन्होंने जो आपके राष्ट्र ग्रंथ लिखे गए थे, तो इन्होंने क्या किया,
आ से जाता था उसको यश वैभव एवं वीरता या ऐश्वर्य, इसका तो वर्णन इन्होंने बड़ा चढ़ा करके, और अपने राजा को श्रेष्ठ दिखाना, अपने राजा की श्रेष्ठता, और जो प्रतिपक्षी राजा था प्रतिपक्षी राजा की हिंसा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण करना, ये एक पंचायत व्यवस्था थी। कई दफे तो ऐसा लगता है इन्होंने अपने जो चरित्र नायक थे उनको राम, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, यानी इनसे भी इन लोगों ने अपने जो चरित्र नायक थे या यूं के अपने जो आश्रयदाता थे उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया। तो ये एक इस प्रकार की जो प्रवृत्ति उस समय की वो तत्कालीन परिस्थितियों की देन मानी जा सकती है। अगली जो प्रवृत्ति है इसकी संकुचित राष्ट्रीयता। ये इस टाइम की या युग के आदिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जा सकती है। तत्कालीन जो अपन ने राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन किया था, उस समय अपन ने देखा था कि उस समय विदेशी आक्रांता यहाँ आक्रमण कर रहे थे और सम्राट हर्षवर्धन ये आपके जो वर्धन वंश का था उस समय तक तो भारत क्या है एक संगठित था, लेकिन उसके उसकी मृत्यु के बाद में भारत धीरे धीरे खंडों में विभक्त होने लगा था। और उस समय के जो राजा थे विशेष रूप से जो राजपूत राजा राजस्थान में, तो ये राजपूत जो राजा थे इनमें एक पूरे देश को यानी एक जो अखंड भारत है अखंड भारत तक इनकी नजर गई नहीं थी। और ये क्या करते थे 5 या 10 या 15 या 20 गांवों का एक छोटा छोटा जो क्षेत्र था उसको ही उन्होंने अपना देश मान लिया था। और इसका यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बंट गए थे और छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने का दुष्परिणाम ये निकला कि जैसे विदेशी आक्रांता यहाँ आते थे और वो अपने पड़ोसी जो राजा थे उसके ऊपर आक्रमण करते थे, ये कदापि या बिल्कुल लेश मात्र भी ये विचलित नहीं होते थे। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि भारत धीरे धीरे विदेशी जो आक्रांता थे उनके द्वारा पददलित या कुचल दिया गया था। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को क्या अपने कब्जे में कर लिया। इसके बारे में अपन ये सोच सकते हैं या एक अनुमान लगा सकते हैं या एक अपन इस हिसाब से देख सकते हैं कि यदि ये जो राजा थे ये छोटे छोटे क्षेत्रों में नहीं बढ़ते और एक आपके संगठन वाली बात यदि वो अपने पास में रखते तो हो सकता है या यूं के अपने सूत्र एम भाव का यदि ये परित्याग कर देते सूत्र एम भाव का परित्याग करके यदि संगठित होते तो हो सकता है भारत को ये पराधीनता का जो दंश है इतने लंबे टाइम तक नहीं भोगना पड़ता और भारत विदेशों या यूं के आपके अंग्रेजों और उस समय के जो आपके युद्ध थे उनके अधीन नहीं होता था। तो ये एक दूसरी जो प्रवृत्ति थी संकुचित राष्ट्रीयता। इसकी जो सातवीं प्रवृत्ति या विशेषता मानी जाती है वो है कल्पना का प्रयोग। ये जो राष्ट्रग्रंथ है यह आदिकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है कि इस काल के उच्चारण कवि थे और जिन्होंने जो राष्ट्रग्रंथ लिखे हैं उन राष्ट्रग्रंथों में इन्होंने कल्पना का प्रचुर प्रयोग किया था। कहीं पर भी ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई। ऐतिहासिकता ऐतिहासिक रक्षा इन्होंने कहीं पर भी नहीं दी। जो भी इन्होंने वर्णन किया है उसमें कल्पना का सारा लिया गया, तथ्य इसमें कम है और काल्पनिक वर्णन अधिक है।
सत्य कम और काल्पनिक वर्णन अधिक। इसीलिए कई दफे तो ऐसा लगता है इनको प्रशंसा पर ग्रंथ ही यदि कहा जाए या काल्पनिक ग्रंथ ही इनको कह दिया जाता है। यानी इन्होंने जो घटनाएं थी, जो तिथियां थी या जो नामावलियां थी, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल भी ऐतिहासिक का निरीक्षण नहीं की। यानी कोई सा भी किसी भी एंगल से इन्होंने जो भी वर्णन किया है, केवल काल्पनिक वर्णन किया है। ये काल्पनिक वर्णन इनकी अंशाई विशेषता थी, क्योंकि ये दरबारी परिवेश में रह रहे थे और दरबारी परिवेश में रहने वाले आपके जो कवि थे उनको अपने आशुदाताओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना होता, तो वो ये काल्पनिक वर्णन ही करते थे और उसमें ऐतिहासिक का विवेचना नहीं कर पाए। जब अपन उस समय के जो तत्कालीन इतिहास करते हैं, उस समय की जो घटनाएं या जो तिथियां हैं या जो नामावलियां हैं उनसे मिलान करते हैं, तो इसमें गजब की एनामोली देखने को मिलती है। तो ये एक और इसकी परिवर्तित कल्पना का प्रयोग अगले अध्याय में अपने इसकी जो शेष रही प्रवृत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए छंदों की प्रधानता है, इसमें अलंकार है, लिंगल पिंगल भाषा है, इसका जो प्रयोग इन्होंने किया, इनके बारे में अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।